हम्म। ठीक है। अब अभी बुक में भी आपको दिखाऊंगे, बुक में कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है। अब पहले ये समझ लो आप, जो जो आपका जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उसके अंदर बेसिकली एनर्जी का मतलब एनर्जी का कैसे काम करती है। तो आप सभी जानते हो, जब आप कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हो तो आप लंग्स की और हार्ट की बात करते हो। जब भी आप ऑक्सीजन लेते हो तो ऑक्सीजन आपके ब्लड में घुलेगी, ये पूरा प्रोसेस होगा, सबके ब्लड से आपकी पूरी बॉडी के अंदर जाएगी। तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कब ज्यादा बनेगी, सुनो, एनर्जी कब ज्यादा बनेगी, इसके तीन फैक्टर हैं या अच्छे से बनेगी। पहली चीज तो आपकी जो ब्लड है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कब होगा? जब आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन अच्छी क्वांटिटी में होगा, जितना होना चाहिए, तभी तो ब्लड होल्ड कर पाएगा ऑक्सीजन को। ठीक है। देन उसके बाद आपकी डिलीवरिंग कैरिंग कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो आपकी बॉडी है, जो आपकी मसल्स वगैरह आपके ऑर्गन है, उनको उनके पास ये चीजें होनी चाहिए कि ताकि वो मतलब ये कह सकते हो कि आपकी बॉडी उसको अच्छे से डिलीवर भी कर पाए, ठीक है, मसल्स तक। तो डिलीवरिंग कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन से जो एनर्जी बन रही है या ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन जो हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी क्या कर रही है, एनर्जी के तौर पर ऑक्सीजन को यूज कर रही है, तो ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन भी अच्छे से होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी उसे अच्छे से यूज कर पाएगी। तो आपको क्या समझ में आ रहा है भाई? देखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी के अंदर अच्छे से एनर्जी बने, तो पहली चीज तो पहले आपकी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी चाहिए। दूसरा, डिलीवरिंग कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से डिलीवर कर पाए। तीसरा, एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि उसको ब्लड से वो निकाल पाए, उसको एनर्जी के तौर पर यूज कर पाए। तो आप सभी जानते हो, जब भी हम ऑक्सीजन से एनर्जी बनाते हैं या ऑक्सीजन से जब भी एनर्जी बनती है, तो ये इसमें एक एनर्जी सिस्टम काम करता है। तो कौन मुझे बता जाएगा कौन सा एनर्जी सिस्टम काम करता है, किसको याद है? सीपी सिस्टम, वो वाला। जब भी ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी बन रही है। ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव है, नहीं, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव एनर्जी सिस्टम। तो एक चीज याद रखना, जो एटीपी है ना, ये एटीपी तीनों केसेस में बनता है, क्योंकि एटीपी तक एनर्जी का मॉलिक्यूल है। बस फर्क ये पड़ता है कि एटीपी किस किस तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की हेल्प से जो एनर्जी बन रही है, यह बन रही है ऑक्सीडेटिव सिस्टम के अंदर। तो ऑक्सीडेटिव सिस्टम के अंदर आप मेनली वर्क करो, तो आपकी जो एरोबिक एक्टिविटीज होती है, एरोबिक एंड्योरेंस एक्टिविटी मोस्ट ऑफ जो होती है आपकी ऑक्सीजन मतलब एरोबिक एक्टिविटी मोस्ट ऑफ सारी एरोबिक एक्टिविटी आपकी ऑक्सीडेटिव सिस्टम के अंदर होती है। ठीक है। और ऑक्सीडेटिव सिस्टम अच्छे से कब वर्क करेगा? जब ये तीनों चीज होंगी कि ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी अच्छी हो ब्लड की, दूसरा एक्सट्रैक्शन, तीसरा मतलब दूसरा डिलीवरी, तीसरा एक्सट्रैक्शन। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी अभी, कि ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन पे। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन पे। ठीक है। और ऑक्सीजन डिलीवरिंग कैपेसिटी कब अच्छी होगी? तब होगी जब आपकी बॉडी का कार्डिक आउटपुट, जब आपका हार्ट का कार्डिक आउटपुट अच्छा होगा, मतलब कि क्यू। कार्डिक आउटपुट को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, कार्डिक आउटपुट बराबर होता है आपके HR इंटू SV, स्ट्रोक वॉल्यूम के। तो जो क्यू है ये आपका कार्डिक आउटपुट है। तो जब जितना अच्छा आपका कार्डिक आउटपुट होगा, उतनी आपकी ऑक्सीजन की डिलीवरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, मतलब कि उतना ज्यादा आपका ब्लड पंप हो पाएगा। मतलब ब्लड उतना ज्यादा ब्लड पंप होएगा, तो ऑक्सीजन डिलीवरिंग कैपेसिटी अच्छी है। ठीक है। तो कार्डिक आउटपुट तो ये हो गया। हार्ट रेट क्या है कि आपका हार्ट कितनी बार धड़क रहा है, और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि एक पर बीट में आपका वेंट्रिकल्स कितना ब्लड बाहर पंप कर रहे हैं, वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये पर मिनट के अंदर आपका हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, वो आपका कार्डिक आउटपुट कहलाता है। और पर बीट के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम। तो कार्डिक आउटपुट निकालने का तरीका ये है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कार्डिक आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। ध्यान सुनना। एग्जाम्पल ये है कि एक बंदा है, मैं इसको रफ करता हूँ। एक बंदा है जिसका जो हार्ट रेट है, या उसका हार्ट जो धड़क रहा है, वो 60 टाइम्स धड़क रहा है। ठीक है। 60 टाइम्स उसकी हार्ट रेट है, मतलब कि 1 मिनट के अंदर उसका हार्ट 60 टाइम धड़क रहा है, तो उसकी हार्ट रेट की जो होगी 60। और उसकी जो बॉडी है, सॉरी, जो उसका जो ब्लड है, हर पर बीट के अंदर जो उसका ब्लड जो बॉडी पंप कर पा रही है, वो कर पा रही है लगभग 70 मिलीलीटर्स। तो 70 ml लिख देता हूँ। तो 70 ml हर्ट क्या हो रहा है, पंप हो रहा है पर बीट के अंदर, कितना? 70 ml। इसका मतलब कि आप बात करो स्ट्रोक वॉल्यूम की। इन्होंने पूछ लिया कि कार्डिक आउटपुट बताओ। तो क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक बंदा, उसकी हार्ट रेट है ये, और उसकी जो बॉडी है पर बीट के अंदर इतना ब्लड पंप करे। तो पर बीट का मतलब समझ में आ गया आपको, स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। आपसे कार्डियक आउटपुट पूछ लिया, तो आप क्या करोगे? Q इक्वल्स टू HR इंटू SV। ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा Q निकालना है हमें, तो HR कितना है? 60 इंटू क्या है? 70। क्या है कैलकुलेट करके? बताओ क्या है कैलकुलेट करके? 4200। 4200 720। ml पर मिनट। तो ये आ गया 42 ml पर मिनट। ठीक है। तो आपकी जो बॉडी है वो कितना ब्लड पंप कर रही है? 40
4200 ml पर मिनट के अंदर इतना ब्लड पंप कर रही है। ये आपको क्या आ गया, कार्डिक आउटपुट। ठीक है, अब ये कार्डिक आउटपुट आ गया। अब मुझे कोई बताना चाहेगा, मान लो हमें कार्डिक आउटपुट दे रखा है, ठीक है, क्यू दे रखा है हमें, क्यू दे दिया हमें, मान लो ये क्यू दे दिया, ठीक है, और एच आर नहीं दे रखा, ठीक है, लेकिन एस वी दे रखा है, ठीक है, एच आर पूछा है, एस वी दे रखा है हमें 70। तो कैसे निकालेंगे अब? एचवी से डिवाइड कर देगा सर, कि वो क्यू को सर। हाँ, मतलब कि करना क्या, कुछ नहीं करना, सिंपल मैथ्स है यहाँ पे। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, Q इक्वल्स टू क्या होता है, एच आर इंटू एस वी। एग्जाम में कई बार फॉर्मूले पूछे गए हैं, ये जो आपको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, और इस तरीका भी। तो आपको क्या निकालना है, एच आर निकालना है। तो एस वी जो आपका एस वी एस के नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब आपका एच आर इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू अपॉन में एस वी। तो एच आर बराबर क्या है आपका, क्यू, क्यू क्या है आपका 4200 मिलीलीटर पर मिनट, और एस वी क्या है 70। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, आपका हार्ट रेट 60। ठीक है, 60 आएगा ना, 60 बीट पर मिनट वही आएगा, क्योंकि वैल्यू मैंने वही यस सर, रखी है, यस सर। 60 हाँ भाई। बीट पर मिनट। तो आपका जो हार्ट रेट है वो आ गई 60। आया समझ में गाइस? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये भी आपको कैलकुलेट करना आ गया। ठीक है, एक टर्म और होती है जिसे बोलते हैं हम इजेक्शन फ्रैक्शन, समझाता हूँ। एक टर्म और होती है जिसे बोलते हैं हम इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन, हाँ, इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब सिंपल सा ये है, जब भी आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कितना ब्लड पंप हो रहा है और कितना अंदर है, वो उसे बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो ये जो रेशियो निकल के आता है इसे बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। तो क्या समझ में आ रहा है कि पर बीट के अंदर जितना ब्लड बाहर निकल रहा है और जितना अंदर है वो उसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन से कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी, जब भी इसमें लिख रखा है कि जब भी आप इजेक्शन फ्रैक्शन की बात करते हो, तो अगर आप रेस्ट पर हो तो आपकी जो बॉडी है उस टाइम आपकी जो बॉडी का जो इजेक्शन फ्रैक्शन रेट है वो 50% होगा। मतलब कि 50% ब्लड ही बाहर निकल रहा है, आपके वेंट्रिकल्स में से 50% अंदर है। ठीक है, लेकिन जब आप एक्टिविटी करते हो तो ये जो इजेक्शन फ्रैक्शन का रेशियो है, ये परसेंटेज आपका 100% तक पहुंच जाता है। तो बस इतना याद रखना है कि इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ठीक है, और क्या फर्क पड़ता है एक्टिविटी। तो जैसे आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी आपका इजेक्शन फ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये, क्या इसमें कंफ्यूजन है कुछ? गाइस पूछ लो, कुछ पूछना चाहो तो, यस और नो तो कह दो कम से कम। सर ये थोड़ा इजेक्शन का इसमें डाउट लग रहा है देखो, थोड़ा। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब सिंपल है, जैसे आपका हार्ट हार्ट बीट करेगा तो ये परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है। हम्म। तो जैसे भी आपका हार्ट बीट करेगा तो ब्लड बाहर निकलेगा, लेकिन आपने कहा कि कितना निकलेगा, ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई 60% निकलेगा या 50% निकलेगा जब मैं कुछ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब 50% अंदर है। तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन की कितना इजेक्युलेट हो रहा है उसका फ्रैक्शन। तो आपका जो ओके ओके। बेसिकली जो परसेंटेज जो आ रहा है वो 50%। तो इजेक्शन फ्रैक्शन का जो रेशियो है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपका 50% है। जैसे सबकी एक्टिविटी बढ़ेगी आपका 100% इजेक्शन फ्रैक्शन आएगा, मतलब आपका पूरा ब्लड बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, तो ये रेशियो है या बोल सकते हो परसेंटेज निकालने का तरीका है, रेशियो निकालने का तरीका कि कितना ब्लड पंप हो पा रहा है। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है? अब देखो अगला, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमने समझ, ओ सॉरी, ऑक्सीजन हमने ये तो देख लिया कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या है, ऑक्सीजन डिलीवरी भी समझ लिया। देखो, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी किससे डिपेंड करती है, आपके ब्लड की हेमोग्लोबिन से, ये चीज क्लियर होगी। दूसरा क्या देखा, ऑक्सीजन डिलीवरिंग कैपेसिटी वो किससे रिलेट करती है, आपकी कार्डियक आउटपुट से। क्लियर है, ऑक्सीजन कैपेसिटी किससे रिलेट करती है, आपके कार्डियक आउटपुट से। ठीक है, और इजेक्शन फ्रैक्शन भी इसी का पार्ट है, ऑक्सीजन डिलीवरिंग कैपेसिटी। बचा क्या था, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन। तो और जो ऑक्सीजन जो सर थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन, रिमाइंड कर दोगे सर, कॉल आ गई थी सर किसी। कोई एक बात मिनट का बस सर, जो 1 मिनट का निकला हुआ। 1 मिनट पहले का, 1 मिनट पहले क्या पढ़ा था? यही सर जो बता रहे 50%, 100% देखो, क्या है। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब सिंपल सा ये है कि पर बीट के अंदर आपका कितना ब्लड बाहर निकल रहा है और कितना अंदर है, वो जो परसेंटेज है, वो जो रेशियो, वो आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कहलाता है बस। ठीक है, आया समझ में? बस इतना, जो ओके ओके। जितना ब्लड बाहर निकले उतना अंदर, उसको इजेक्शन फ्रैक्शन से। अब ये था इजेक्शन फ्रैक्शन, या बोल दो ऑक्सीजन डिलीवरिंग जो कैपेसिटी है आपकी बॉडी पे, वो किस पे डिपेंड करती है, आपके कार्डियक आउटपुट डिपेंड करती है। इसी तरीके से आपकी बॉडी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, आपके हेमोग्लोबिन लेवल पे डिपेंड करती है। बच्चा क्या, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी। तो जो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी है, मेनली जब भी हम एरोबिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो एरोबिक एक्टिविटी करते हैं, जो जो एनर्जी जो यूज हो रही होती है, वो मेनली हम यहाँ पे ऑक्सीडेटिव सिस्टम में काम करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी बन रही होती है। तो एक्सट्रैक्शन कब अच्छे से हो पाएगा, दो चीजों की हेल्प से। पहला ये कि आपकी बॉडी के अंदर जितने ज्यादा टाइप 1 मसल फाइबर ज्यादा होंगे, जिसे हम स्लो ट्विच मसल फाइबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लो ट्विच, क्योंकि यही ऐसे फाइबर होते हैं जो मेनली आपके ऑक्सीडेटिव सिस्टम में वर्क करते हैं। क्या सिस्टम वर्क करते हैं, ऑक्सीडेटिव सिस्टम में। तो जितने ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर
स्लो ट्विच मसल फाइबर होंगे या टाइप 1 मसल फाइबर होंगे, उतने ज्यादा आपकी क्या होगा, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो ये क्या करेंगे, ये ब्लड में से ऑक्सीजन को अच्छे से निकाल पाएंगे, यूज कर पाएंगे ना। क्योंकि दूसरा, जितना आपकी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, तो ज्यादा को मैं ऐसे एरो से बताता हूँ, उतना ज्यादा आपकी बॉडी की क्या होगा, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी या ऑक्सीजन की यूज करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। समझाता हूँ कैसे। देखो, पहली चीज समझो, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी का मतलब क्या है कि भाई आपकी बॉडी से कितनी ज्यादा ऑक्सीजन यूज हो पा रही है, निकल पा रही है। तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, जब जितनी आपकी बॉडी के अंदर टाइप 1 मसल फाइबर होंगे या स्लो ट्विच मसल फाइबर होंगे, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंडोरेंस एक्टिविटी के। और एंडोरेंस एक्टिविटी, जो मोस्ट ऑफ एंडोरेंस एक्टिविटी एरोबिक एंडोरेंस बोलेंगे, एरोबिक एंडोरेंस, तो ये आप कर पाते हो अपने टाइप 1 मसल फाइबर की हेल्प से। तो एरोबिक एंडोरेंस एक्टिविटी आप कर पा रहे हो अपने टाइप 1 मसल फाइबर की हेल्प से। तो ये मसल फाइबर है, जब ज्यादा होंगे तो आपकी बॉडी में से ज्यादा ऑक्सीजन ये खींच पाएंगे। ठीक है। अब ये जो मसल फाइबर है, इनके अंदर है क्या, सेल्स ही तो है। तो ये जो सेल्स हैं, इनके पास माइटोकॉन्ड्रियाज है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, जो सेल है, सेल के अंदर ये जो पार्ट होता है अंदर वाला, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीजें, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस का कंटेंट है, सेल कंटेंट है। इसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया होगा और भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इससे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब नाम समझ में आ रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ सेल है, पावर हाउस ऑफ सेल है। मतलब कि ये क्या है, ये आपकी एनर्जी बनाने में हेल्प करिए, तो एनर्जी बना रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है पावर हाउस ऑफ सेल। तो जितना आपकी बॉडी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, उतना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, एनर्जी अच्छे से बन पाएगी। ठीक है। दूसरी चीज और क्या, ये भी कि अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होने मतलब क्या है कि या तो माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एंजाइम्स है, जो कंटेंट है एंजाइम के, जो काम कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव सिस्टम को करने में, बस इतना सा याद रखो, जितना माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे उतनी एनर्जी ज्यादा बनेगी, उतनी एटीपी ज्यादा बनेगी। मतलब एनर्जी मतलब क्या, एटीपी। तो आपकी बॉडी ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ मसल फाइबर पे और माइटोकॉन्ड्रिया के कंटेंट पे। आया समझ में, एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी। क्लियर है, बताओ ये डाउट है यहाँ पे गाइस, यस और नो तो कह दो बस। यस यस सर, सर, यस क्लियर सर। है। क्लियर है सर। यस डाउट है या नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है। तो आगे ना समझो आपको, तो ये हो गया आपका क्या बोलते हैं ऐसे, ऑक्सीजन, आपकी ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी क्या है। ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बन रही है आपकी कार्डियोरेस्पिरेटरी फिटनेस की हेल्प से, वो तीन चीज पे डिपेंड करती है। पहले की आपकी ब्लड की ऑक्सीजन कैपेसिटी कैसी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। दूसरा, ऑक्सीजन डिलीवरिंग कैपेसिटी कैसी है। और तीसरा, आ- आपकी बॉडी की ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी कैसी है। अगर मैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की बात करता हूँ, तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। ऑक्सीजन डिलीवरिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कार्डिक आउटपुट की बात हो रही है, और इजेक्शन फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो इजेक्शन फ्रैक्शन उसी का ही पार्ट है, तो कार्डिक आउटपुट की बात करें मिलियम। और ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी की बात करते हैं, यहाँ पे मसल फाइबर की बात हो रही है, टाइप 1 मसल फाइबर जिसे हम स्लो टिच मसल फाइबर बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हो गई। ठीक है। तो ये बस इतना सा था इसमें, अब आगे और भी चीजें हैं। ठीक है। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। आपको, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर। ठीक है। अब मैं आप लोगों को, यस। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को बुक में दिखाता हूँ, बुक में कहाँ लिखा है। ठीक है। हमने जो शुरू किया था अभी पढ़ना, वो हमने शुरू किया था यहाँ से। ठीक है। इसके ऊपर से ही मतलब ये रह गया एक पार्ट। ठीक है। देखो, आपका जो कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम जो है, कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम है, ये किससे बना होता है आपका, हार्ट विद पंप द ब्लड थ्रू द वेसल। एक मिनट, ये हाँ, कार्डियो कार्डियो पल्मोनरी सिस्टम का पार्ट क्या है आपका, हार्ट, जो आपका ब्लड को पंप करता है वेसल्स के थ्रू। क्या है, लंग्स, वेयर द ब्लड पिक अप द ऑक्सीजन एंड ड्रॉप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स क्या है, जहाँ पे ब्लड, यहाँ पे जो ब्लड है आपका ऑक्सीजन पिकअप कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। ठीक है। ब्लड वेजल्स विच ट्रांसपोर्ट द ब्लड थ्रू द बॉडी। ठीक है। तो ये ब्लड वेजल्स के बारे में तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, इसको अब नीचे चलते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ से जहाँ पे हमने शुरू किया था, मेरा द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ध्यान समझना, द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लंग्स, पैसेजवे लीडिंग टू द माउथ, थ्रोट, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। तो ये सब क्या है आपके, किसके पार्ट हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, सप्लाई ऑक्सीजन, एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलना, और हेल्प टू रेगुलेट पीएच बैलेंस इन द बॉडी। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो एसिड लेवल या बेस लेवल है उसको मेंटेन रखने में भी काम करता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, बस एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हेल्प से ही। ठीक है। ये सब चीजें। अगला है द लंग्स। लंग्स जो है आपका पेयर्ड है ना,
एंड कोन शेप्ड होता है, जैसा एक पेयर में है और कोन शेप है। लाई इन द थोरेसिक कैविटी, कहाँ पे प्रेजेंट है? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी आप सभी जानते हो, थोरेसिक रीजन का जो पार्ट है आपका, थोरेसिक कैविटी जो खाली जगह है आपके थोरेसिक रीजन की, वो आपकी थोरेसिक कैविटी है। और आपका जो थोरेसिक रीजन है, आपको पता है लंबर होता है, होता है थोरेसिक, होता है सर्विकल। तो थोरेसिक रीजन है, उसके अंदर जो स्पेस है उस होता है थोरेसिक कैविटी, तो वहां पे प्रेजेंट है अबव द डायफ्राम। अच्छा, डायफ्राम बताना भूल गया। डायफ्राम बेसिकली एक टाइप की मसल्स होती है, ठीक है, जो आपके लंग्स के नीचे होती है। जब भी आप ब्रीदिंग करते हो, ध्यान समझना, जब भी आप ब्रीदिंग करोगे तो आपका डायफ्राम होगा वो फैलेगा, और जैसे आप ब्रीद आउट करोगे तो सिकुड़ जाएगा। तो ये आपको ब्रीदिंग करने में हेल्प कर रहा है। जब भी आप देखोगे आपने, आप जब बहुत तेज सांस लेते हो, भागते हो, तो आपका डायफ्राम बहुत तेज से मूव करता है। डायफ्राम आपको हैवी ब्रीदिंग करने में हेल्प करता है, विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू अलाउ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो बेसिकली आपको सांस अंदर लेने में और एक्सहेल करने में हेल्प करता है। तो रेस्पिरेशन के दो पार्ट होते हैं, हमेशा याद रखना। रेस्पिरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेना, एक होता है एक्सपिरेशन, सांस को बाहर छोड़ना। तो याद रखना, कोई भी आपसे पूछे कि रेस्पिरेशन के दो पार्ट कौन से, आप बोलोगे इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। एंड सराउंड द मेडिस्टियम विच कंटेन द हार्ट, ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। तो बेसिकली मेडिएस्टिनम एक स्पेस है, मतलब आपका हार्ट की, आपका जो जहाँ पे ऑर्गन प्रेजेंट है, वो उस जगह का नाम है मेडिएस्टिनम। ये बेसिकली फ्री स्पेस है, खाली स्पेस, जहाँ पे आपके सारे ऑर्गन प्रेजेंट है। वहाँ पे आपका हार्ट भी प्रेजेंट है, ईसोफेगस भी प्रेजेंट है ना। मतलब आपका ईसोफेगस होता है आपका फूड पाइप, जो आपकी फूड पाइप जा रही है वो आपका ईसोफेगस होता है, और ट्रैकिया आप सभी जानते हो आपका विंड पाइप को बोलते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो मेडिएस्टिनम है ये आपका एक फ्री स्पेस है, जिसके अंदर ही आपके सारे ऑर्गन प्रेजेंट है। फिर मैंने आपको बताया देयर आर थ्री टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। पहला होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एयर एंड ब्लड इन द कैपिलरीज। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है ये होगा आपका एक्सटर्नल, ठीक है, मैंने बताया कैपिलरीज के थ्रू होता है, ठीक है। अगला होता है आपका इंटरनल। इंटरनल के अंदर क्या है, एक्सचेंज ऑफ दोज गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑफ द बॉडी। तो जो ब्लड है और बॉडी की जो सेल्स है उसके बीच में जो आपका एक्सचेंज हो रहा है ये हो गया आपका इंटरनल। और सेलुलर लेवल पे क्या हो गया, द यूज ऑफ ऑक्सीजन, the use of oxygen and the production of carbon dioxide by metabolic activity of the cell। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसको वहां पे एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन अंदर जा रही है सेल के अंदर एनर्जी के तौर पे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो हो गया सेलुलर लेवल पे। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, आप सुनो, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जब आप सांस लेते हो, एयर एंटर द बॉडी विया नॉस्ट्रिल्स। मैंने आपको बताया था, जब भी आप सांस लेते हो तो जो आपकी ऑक्सीजन है, या एयर बेल, मिलियम एयर की बात करेंगे, एयर के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन भी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, और भी अदर सब्सटेंस हो सकते हैं। तो मिलियम एयर की बात कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर एंटर द बॉडी विया नॉस्ट्रिल्स, तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर आती है, आप सभी जानते हो। इज वार्म्ड एंड क्लीन थ्रू द म्यूकस, तो ये क्या होती है, गर्म हो जाती है और साफ होती है म्यूकस के थ्रू। ये म्यूकस मेम्ब्रेन लिख रखा है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेजल कैविटी। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये लिक्विड पदार्थ सिक्रीट करती है म्यूकस। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसके थ्रू क्या होती है आपकी, क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है नेजल कैविटी के अंदर। इसके बाद क्या होता है, एंटर द फेरिंग्स, जिसे हम थ्रोट भी बोलते हैं, ठीक है, एंड द लैरिंग्स। अच्छा, हम खाली ये याद रखना, फेरिंग्स को हम थ्रोट बोलते हैं खाली। मूव्स ऑन द लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस ऑर्गन, ठीक है, या वॉइस बॉक्स, ठीक है। फेरिंग्स कहलाता है आपका थ्रोट वाला पोर्शन, ठीक है। एनलार्ज अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया इनटू द लंग्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है आपका, ये जो ट्रैकिया है उसके बाद आपके इसमें कन्वर्ट होती है आपके फिर लंग्स के अंदर। फिर इसमें लिखा था ट्रैकिया एक्सटेंड टू अबाउट द 5 थोरेसिक वर्टिब्रा। तो बेसिकली जो थ्रेस ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपका ट्रैकिया है आपके 5 थोरेसिक वर्टिब्रा तक होता है। अगर आप गिनोगे आपका जो थोरेसिक रीजन से वर्टिब्रा गिनना शुरू करो, जो आपके 5th वर्टिब्रा है वहां से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। किसमें, इट डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई। किसमें डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट और लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई के अंदर, ईच ऑफ विच एंटर अ लंग एंड फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर क्या होता है, ये जो है आपका, ये जो आपकी ब्रोंकाई है ये फिर डिवाइड हो गया आपके सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, 1 फॉर ईच ऑफ द 5 लोब। और जो भी आपका लंग्स है आप उसके 2 लोब होते हैं, दोनों के 5 लोब होते हैं। ये 13 लिखा है, 30 के 3 है, 3 होता है राइट की तरफ और 2 होते हैं आपके लेफ्ट की तरफ। तो 13 नहीं है, 3 है, याद रखना, इसको ठीक कर लेना, ठीक है, जब आप बुक में पढ़ोगे। ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द प्रोसेस इज रिवर्स, तो जब आप एक्सपिरेशन लोगे, मतलब एक्सेल करो, तो ये सब चीजें उल्टी हो जाएंगी। फिर क्या होगा, आपकी जो एयर है वो आपके लंग्स के थ्रू आपके ट्रैकिया से होते होते आपके लैरिंग से, फिर आपके फेरिंग से, फिर आपके नेजल कैविटी से, आपके नोस्ट्रल से बाहर निकल जाएगी। तो रिवर्स प्रोसेस हो गया, ठीक है। अगला लिख रखा है द सेकेंडरी, प्राइमरी फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है आपकी वो ब्रेक होती है इनटू इवन स्मॉलर ब्रोंकाई। और स्मॉलर ब्रोंकाई में टूटी हम और बनाती, वो बनाती है आपकी ब्रोंक्यूल्स। तो बेसिकली आपकी जो ब्रोंक्यूल्स है, फिर उसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स है वो डिवाइडेड होते हैं इनटू एल्वली। अब ब्रोंक्यूल्स भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है, वो होते हैं एल्वली, वेयर द एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर। तो मेनली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है वो होता है आपके एल्वली पे। तो इसमें लिखा था लंग्स कंटेन अबाउट 300 मिलियंस एल्वली दैट प्रोवाइड एन एरिया ऑफ
अबाउट 70 स्क्वायर मीटर टू एक्सचेंज गैसेस। तो याद रखना जो एल्वली है वो आपके ऑलमोस्ट 300 मिलियन होते हैं, जो आपको 70 स्क्वायर मीटर तक का एरिया प्रोवाइड करा देते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो ये था पूरा फंक्शन आपका, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था एनर्जी के बारे में, तो इसलिए रखा था कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एनर्जी। तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनर्जी से क्या रिलेशन है, इसमें लिख रखा है एज डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑन बायोजेनेटिक्स। ये भी चैप्टर आया नहीं, आप जो आएगा वो बात करेंगे। फॉर द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट दे नीड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आपकी जो मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हम सभी जानते हैं भाई मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, बॉडी के फंक्शन करने के लिए एटीपी जरूरत है। द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम is responsible for three basic process to produce energy। तो कार्डियो सिस्टम में तीन बेस पे मतलब तीन बेसिक प्रोसेस उस पर रिस्पॉन्सिबल है, तभी एनर्जी बनेगी। पहला क्या है भाई, पहली तो आपकी कि आपका जो ब्लड है ना उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी एनर्जी बन पाएगी। क्यों, क्योंकि जब तक कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो ब्लड पहुंचेगा कैसे आपके आगे। दूसरा डिलीवरिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, डिलीवरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो तभी आपका ब्लड अच्छे से डिलीवर हो पाएगा। तीसरा एक्सट्रैक्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड टू द एटीपी। तो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन या कैपेसिटी होनी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके ब्लड से ऑक्सीजन निकल जाए और एटीपी बन जाए। तो तीन चीज होनी चाहिए। अच्छा अब आपने पूछा सर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, मैंने कहा सुनो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है इसमें लिखा है कार्डियो सिस्टम कैरिंग कैपेसिटी इज अफेक्टेड बाय टू प्राइमरी फंक्शन। दो प्राइमरी फंक्शन से अफेक्ट होती है। पहला था द ब्लड एबिलिटी टू एडुकेट वेंटिलेशन। अच्छा ये वाला पार्ट भूल गया, देखो दो चीज पे डिपेंड करती है। पहला होता है आपके एडुकेट वेंटिलेशन पे, वेंटिलेट द एल्वली। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितना अच्छे से आपके एल्वली के थ्रू वेंटिलेशन अच्छा होगा, एल्वली का मतलब एक्सचेंज एयर का जो एक्सचेंज है वो अच्छे से होगा, वेंटिलेशन बोल दो, ठीक है, या बोल सकते हो एयर का एक्सचेंज जो है अच्छे से होगा, ठीक है। तो आपका जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, क्यों पहले आपके ब्लड आपके जो ऑक्सीजन आपके ब्लड में जानी भी तो चाहिए ना। तो आपका अगर आपके एल्वली अगर ब्लॉकेज होंगी, एल्वली अगर अगर बंद होंगी तो क्या होगा, वेंटिलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जो लोग ज्यादा जो लोग स्मोक वगैरह करते हैं या फिर जो पॉल्यूशन ज्यादा रहते हैं उनके एल्वली ब्लॉकेज होने लगती है। तो और जो अस्थमा जो पेशेंट होते हैं उनकी कभी कभी जो एल्वलीज होती है वो श्रिंक हो जाती है किसी भी उसके थ्रू जिस चीज से उन्हें एलर्जी है। तो एल्वली अगर ब्लॉक होने लगेंगे तो वेंटिलेशन कम हो जाएगा। तो पहले तो वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा किसमें, लंग्स के अंदर, क्योंकि एल्वली तो लंग्स में प्रेजेंट है। दूसरा हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए ब्लड के अंदर, क्योंकि अब आपके लंग्स में से आपके एयर आ तो गई ब्लड में, अब ब्लड में घुलनी भी तो चाहिए। तो ब्लड में घुलेगी तो कब, जब हीमोग्लोबिन होगा, और हीमोग्लोबिन क्या करेगा फिर इसको लेके जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन डिलीवरिंग कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, ऑक्सीजन डिलीवरिंग इज द फंक्शन ऑफ कार्डिक आउटपुट। ये किसका फंक्शन, कार्डिक आउटपुट का। तो क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप्ड पर मिनट। तो अगर आपसे पूछे कार्डिक आउटपुट का मतलब क्या है भाई, कितना ब्लड पंप्ड हो रहा है पर मिनट के अंदर, वो आपको कार्डिक आउटपुट कहलाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। Q is the amount of blood and flow from the heart to the body to the lungs in 1 minute। तो 1 मिनट के अंदर आपके आपके हार्ट से आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड जा रहा है, या बोल सकते हो आप मतलब आपकी बॉडी से आपके लंग्स आप सॉरी आपके हार्ट से आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड जा रहा है वो आपका कार्डिक आउटपुट कहलाता है, ठीक है। कार्डिक जो कार्डिक आउटपुट है आपको वो कैलकुलेट कराया जाता है पर मिनट के अंदर। तो इसलिए लिख रखा है जो कार्डिक आउटपुट लिख रखा है, कार्डिक आउटपुट फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल इज इक्वल। तो इन्होंने एक चीज दोबारा बोली है, जो आपका कार्डिक आउटपुट होता है जो मैं आपको पहले बोल रहा था, दोनों वेंट्रिकल्स का सेम होता है, बराबर होता है। ऐसा नहीं कि एक वेंट्रिकल ज्यादा ब्लड पंप करे, एक कम कर, एक ज्यादा कर रहा है कम कर रहा है, नहीं, दोनों का कार्डिक आउटपुट बराबर होता है। ऑल द ब्लड टू द बॉडी इज इजेक्टेड विद मच मोर फोर्स देन इज ब्लड टू द लंग्स। तो जब आपकी बॉडी, ध्यान समझना, जब आपकी बॉडी ब्लड को पुश करती है ना पूरी बॉडी के लिए, मतलब अपने आपके हार्ट ने क्या करा, ब्लड को पंप कर दिया, कहाँ भेजने के लिए, बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के हर पार्ट के अंदर। तो वो उस टाइम जो ब्लड है वो ज्यादा फोर्स से जाता है कंपेयर टू लंग्स। तो जब आपका हार्ट, आपका जो ब्लड आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर जा रहा है उस टाइम ज्यादा प्रेशर से जाता है, तभी आपकी आर्टरीज का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है, ठीक है। और जो आपका जो ब्लड है आपके जो हार्ट से आपके जो लंग्स के पास जा रहा है वो उससे कम प्रेशर से जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि आर्टरी स्ट्रांग होती है, उनकी वॉल थिक होती है, ठीक है। अब कार्डिक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल्स टू एच आर इन टू एस वी। कार्डिक आउटपुट इज प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है कार्डिक आउटपुट आपका, ये लिखा एक मिनट, कार्डिक आउटपुट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ट रेट एच आर, द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। किसने कुछ पूछा है क्या? सर वो मैं कह रहा हूँ कि आज के ज्यादा हो गया है, पढ़ने से रिवीजन करना थोड़ा सा हम लोग को वो होगा ना। और जोगेश हाँ भी कह रहा है कि उसको तो कॉल पे समझ नहीं आया, कॉल बता नहीं पा रहा है, वो उनकी उसका माइक खराब चल रहा है, वो भी मना कर रहा है सर। अच्छा अच्छा, चलो तो कोई बात नहीं, इतना तो ओवर कर दे, बस ये पढ़ तो इसको पूरा कंप्लीट तो कर दूं, ठीक है। ओके तो सर। हाँ बस ये था, इसको रीड करा था, द अमाउंट ऑफ ब्लड इज मिलीलीटर पंप फ्रॉम द ईच वेंट्रिकल एट ईच हार्ट बीट, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट करने का क्या सिंपल सा फॉर्मूला आपका कार्डियो आउटपुट का, ठीक है, बस यही है। और इसके बाद हमने इजेक्शन फ्रैक्शन पढ़ा था जो आपको पढ़ा दिया। बाकी ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी भी मैंने पढ़ा दिया आपको क्या होती है, ठीक है, बस ये।
अब एक बार मैं जरा स्क्रीन पे आ जाऊं। हाँ हाँ गाइस बताओ, अब बताओ, पहले कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लो, फिर हम क्लास ओवर करते हैं।